बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके हमने शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 28 से लेके मॉड्यूल नंबर 37 तक। ये वीडियो कवर करने के बाद हमारे जो 2 वीक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर हेल्प के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मॉड्यूल नंबर 28 है, जिसका टॉपिक हमारे पास है स्केलेबल कंप्यूटिंग ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो स्केलेबल कंप्यूटिंग क्या होती है हम इसको देखते हैं पहले। स्केलेबल कंप्यूटिंग में रेफर टू द डायनामिक डिज़ाइनिंग ओवर द अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे रिसोर्स जो कि अवेलेबल हो हमारे यूज़ के लिए डायनामिक तौर पे, जिसके अंदर प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, बैंडविड्थ है, उसके बाद स्टोरेज है, उसके बाद लिखा हुआ है ETC विद डिमांड। यानी कि कंप्यूटर के ऐसे रिसोर्स जिनको हम यूज़ करना चाहते हों, जिनकी डिमांड हो, तो वो डायनामिकली तौर पर हमारे पास अवेलेबल हो यूज़ करने के लिए, और जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाए, मेमोरी आ जाए, स्टोरेज आ जाए, या इस तरह कंप्यूटर का कोई भी और जो रिसोर्स है जिसको हम यूज़ करना चाहते हों। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रोथ ऑफ यूज़र एंड यूज़र डिमांड फॉर स्केलेबल कंप्यूटिंग ओवर इंटरनेट हैज़ बीन accompanied with matching growth in network computing and resource management technology। यानी कि जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नेटवर्किंग में इजाफ़ा हो रहा है, कंप्यूटिंग में इजाफ़ा हो रहा है, इस तरह से जो कंप्यूटर के जो यूज़र है और कंप्यूटिंग के जो स्केलेबिलिटी है, यानी कि उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, इसमें भी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है हमारा इंटरनेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री। हमने पहले भी इनको देखा हुआ है, इसको एक नज़र फिर देखते हैं। तो द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हैव इवॉल्व्ड एज फॉलो। अब कंप्यूटर के जो है प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से थे। सबसे पहले देखें जी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिससे हम अपना बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे, जो कि 1950 से 1970 के दौरानिया में आया था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खुदाइयाँ थी जो हमारे काम में मुश्किलात का इजाफ़ा कर रही थी। इसलिए उसके बाद एक और इसका जदीद फीचर आ गया, जिसका नाम होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर लाइक योर लैपटॉप, योर मोबाइल फ़ोन, और इसी तरह के जो छोटी डिवाइसेस हैं जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, हर वक्त अपने पास रख सकते हैं, और उससे आप अपना कोई भी जो काम है वो घंटों का, दिनों का काम जो आप सेकंड में करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आ गया, जिसका दौरानिया 1970 से 1990 तक था। उसके बाद पोर्टेबल कंप्यूटर 1980 से 2000 के दौरानिए में। उसके बाद देखें जी सिंस 1990 द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग HTC हैव बीन रिलाइंग ओपन क्लस्टर ग्रिड्स एंड द इंटरनेट क्लाउड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर था वो क्या था। द स्पीड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम, सुपर कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, हैज़ इंक्रीज फ्रॉम gigaflops in early 1990s to now petaflops। ठीक है, यानी कि 1990 में जो इसकी स्पीड थी वो थी गीगाफ्लोप के अंदर, जो कि 2010 तक जो स्पीड इसकी चलेगी वो पेटाफ्लोप के अंदर। तो उसके बाद नेटवर्क है। द नेटवर्क बैंडविड्थ हैज़ बीन डबलिंग ईच ईयर इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि पिछले कुछ सालों से नेटवर्क को अगर देखा जाए तो उसकी जो स्पीड है वो हर साल डबल हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी पहले अगर 50 से अगले साल वो 100 होगी, उसके बाद फिर 200 होगी, फिर 400 होगी। तो इसका जो एक लॉ है वो गिल्डर्स लॉ है। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद है प्रोसेसर स्पीड हैज़ बीन डबलिंग एवरी 18 मंथ। जो प्रोसेसर की स्पीड है वो हर 18 महीने के बाद डबल हो रही है। तो इसके अंदर जो लॉ यूज़ हो रहा है वो मोरेज लॉ है। ठीक है, उसके बाद मीन्स डैट देयर हैज़ बीन अ स्टेडी ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजी।
यानी कि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनके अंदर ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर इजाफा हो रहा है। उसके बाद है फाइन ग्रेन इंस्ट्रक्शन लेवल। जो हमारा फाइन ग्रेन होता है ये इंस्ट्रक्शन लेवल पे काम करता है। MCQ से इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपने इसको याद रखना है। पैरालिज्म्स एंड कोर्स ग्रेन, ए कोर्स ग्रेन जॉब लेवल, ये भी याद रखना है कि फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन में क्या फ़र्क है। वो इंस्ट्रक्शन लेवल पे काम करता है और ये जॉब लेवल पे। पैरालिज्म आर अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास है यूबी कोर्स। यूबी कोर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक ऐसी डिवाइस कह लें आप, ऐसा नेटवर्क कह लें जो कि हर जगह पहुंच जाए और वो हर जगह पर दस्तयाब हो। यूबिक्वोटस कंप्यूटिंग इज़ व्हाट रेफर टू कंप्यूटिंग एट एनी प्लेस एंड टाइम यूजिंग परवेसिव डिवाइस एंड वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि हर जगह, प्लेस एंड एनी टाइम, यूजिंग किसके, परवेसिव डिवाइस एंड वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यानी कि परवेसिव डिवाइस और उसके बाद वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है कम्युनिकेशन इसकी। तो ये हमारी यूबिक्वोटस कहलाती है। उसके बाद है यूटिलिटी कंप्यूटिंग वर्क्स अपॉन अ बिजनेस मॉडल इन विच द कस्टमर पे फॉर ए कंप्यूटेशनल रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोवाइडर। अब यूटिलिटी कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक ऐसा फीचर है ये कंप्यूटिंग का जिसके अंदर यूज़र ने, जो उसके प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर जिस तरह होते हैं, इसी तरह इसके भी कंप्यूटिंग के प्रोवाइडर्स होते हैं। यूज़र ने उनसे जो ली होती है एक्सेस, और जितना वो उसको यूज़ करें उसके हिसाब से वो उनको पे करते हैं। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स यूबिक्वोटस यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग है जो हमारे पास, वो यूबिक्वोटस भी फराहम करती है और यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी फराहम करती है। उसके बाद मॉड्यूल 829 है, द प्रोसेसर स्पीड एंड नेटवर्क बैंडविड्थ हैव शोन अ रिमार्केबल ग्रोथ इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। डिकेड्स कहते हैं दहाइयों को, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेसर क्लॉक रेट हैज़ रीजन फ्रॉम 10 मेगाहर्ट्ज़ इन 1970। यानी कि 1970 में ये 10 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड थी, जो कि 4 गीगाहर्ट्ज़ हो गई 2010 में। यानी कि ये जो सारा सब्जेक्ट है ये याद करने वाला है, जैसे डेफिनेशन वगैरह होती हैं, आपको मैं सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट वगैरह बता रहा हूँ। बाकी आपने इनको एक दफ़ा इसकी PPT स्लाइड सारी है इनको रीड करना है, या फिर इसके अगर हैंड आउट्स अवेलेबल होंगे तो वो आप लोग रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क बैंड्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू ओवर 1 लाख मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सेसिव हीट जनरेशन फ्रॉम सिंगल प्रोसेसर कोर विद हाई फ्रीक्वेंसी हैज़ लिमिटेड द मैक्सिमम स्पीड अनलेस द चिप टेक्नोलॉजी मैच्योर्ड। ये भी इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं, आपने इसको सिर्फ याद करना है। उसके बाद दिस हैज़ लीड टू द मल्टी कोर आर्किटेक्चर ऑफ CPU विद ड्यूल क्वाड 6 और मोर कोर्स। अब जो ड्यूल का मतलब है, इसका मतलब है डबल, क्वाड का मतलब 4 और 6 और मोर कोर्स। इसके अंदर यानी कि इतनी कोर्स हो सकती हैं। द ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट GPU डेवलप हैज़ अडोप्ट अ मैनी कोर आर्किटेक्चर विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ कोर। यानी कि जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है वो डेवलप करता है एक ऐसी कोर आर्किटेक्चर को जिसके अंदर 100 या 1000 जो कोर्स हैं वो मौजूद होती हैं। उसके बाद है मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ CPU एंड GPUs हैव इनहेंस द इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म। ILP स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म, इसको आपने याद रखना है। एंड द वॉल्यूम ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये MIPS स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद है एक सन नाइग्रा, CPU कैन प्रोवाइड 64 काउंट फॉर ILP अभी हमने ऊपर देखा था इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म। अब आपने ये याद रखना है कि जो सन नाइजेरिया है, नाइग्रा, उसके जो CPU है वो कितने काउंट प्रोवाइड करता है, तो वो 64 काउंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इंटेल कोर i7 990X कैन प्रोवाइड 1,59,000 MIPS एग्जीक्यूशन रेट। उसके बाद है जी CPU एंड GPUs मल्टी थ्रेड विच मीन्स दैट ईच कोर कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड concurrently. A GPU unit has far more but slower cores than a multi-core CPU। यानी कि ये एक
दूर है, यानी कि स्लोअर है, लेकिन ये एक मल्टी कोर सीपीयू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डी रैम मेमोरी चिप्स कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 16 किलो बिट इन 1976 टू 64 गीगाबिट्स इन 2011। यानी कि इसकी पहले जो डी रैम की स्पीड थी 1976 में वो 16 किलो बाइट थी, 16 किलो बिट। उसके बाद जो 64 गीगाबिट्स हो गई हैं 2011 के अंदर। उसके बाद हार्ड डिस्क जो कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 260 एम टू 1981 में 260 एम सी, और ये 3 टेराबिट पे चली गई है अ फ्यू ईयर अगो। द फ्लैश मेमोरी एंड सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स आर रैपिडली इवॉल्विंग। उसके बाद डिस्क अरे है, सर्वर कैन कनेक्टेड ऑन नेटवर्क स्टोरेज सच एज डिस्क अरे थ्रो स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN स्टैंड फॉर। उसके बाद ये आपने देखना है, नीचे वाला भी सारा रीड करना है। इसमें MCQs इंपॉर्टेंट NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और उसके बाद इसी तरह इसको आपने रीड कर लेना है, जिसके अंदर है कि हाई बैंडविड्थ नेटवर्क इन वैन स्कोप कैन कनेक्टेड टू होस्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क स्टोरेज। और जो एक सिंगल होस्ट कैन बी शेयर्ड अमोंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारे पास एक सिंगल होस्ट है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकता है, किसके ज़रिए से, वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मॉड्यूल नंबर 30 है, इसके अंदर हम देखेंगे वेब 2.0। अब वेब 2.0 क्या है हमारे पास? वेब 2.0 इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। लेट्स पीपल कोलाबोरेट्स एंड शेयर कमेंट्स मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। यानी कि ये एक वर्ल्ड वाइड वेब की सेकंड जनरेशन है, जिसके अंदर लोगों को ये सहूलत मैसर हुई कि वो अपने जो कमेंट्स थे, अपनी जो मीडिया थी, अपनी इन्फॉर्मेशन थी, उसको ऑनलाइन एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर सकते थे, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। उसके बाद है द वेब पेज प्रोग्रेस फ्रॉम स्टैटिक्स टू डायनामिक एंड इंटरेक्टिव थ्रू एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML or AJAX. The web application can send and receive data from a web server without interfering with the displaying and behavior of the existing page. उसके बाद ये सोशल नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड साइट्स हैव इमर्ज। इसके अंदर ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, माई स्पेस,
तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास मॉड्यूल 32 आ गया, जिसके अंदर वही पिछला कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है, वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। तो इसको आपने लीड कर लेना है। ऊपर हमने सारा कुछ देखा उसके जो लेवल्स है। अब दीज आर 3 क्लासिक्स ऑफ वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। ये 3 टाइप्स है वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर की क्लासेस। सबसे पहले हाइपरविजर आर्किटेक्चर, फिर फुल वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर और पैरा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। ये तीनों भी MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं और आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इससे कवर हो जाएगा। तो देखते हैं जी हाइपरविजर को। इट इज़ हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन आल्सो कॉल्ड द बैरी मेटल वर्चुअलाइजेशन। ये हार्डवेयर लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है और ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैरी मेटल। ये भी आपने याद रखना है, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द हाइपरविजर साइड बिटवीन द हार्डवेयर एंड द वर्चुअल मशीन्स एंड मैनेज द वर्चुअल मशीन्स। इसकी एग्जांपल है जिन और VM वेयर। नेक्स्ट है जी फुल वर्चुअलाइजेशन। द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS और द वर्चुअल मशीन OS does not know that it is installed on a virtual machine. The virtual machine layers manage the hardware acceleration, for example VMware। तो ये जो हार्डवेयर एक्सेलेरेशन होती है उसको मैनेज करता है। वर्चुअलाइजेशन लेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन हार्डवेयर और ऑन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, उसके ऊपर ये इंस्टॉल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है जी पैरा विजुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज मॉडिफाइड टू कॉम्प्ली with virtualization layer। all calls for hardware acceleration are handled by virtualization layer। इसकी एग्जांपल है KVM। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल 33। इसके अंदर भी वर्चुअलाइजेशन की जो फिगर्स हैं हमने ऊपर सारी की सारी देखी हैं। वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, उसके ऊपर हाइपरविजर और उसके ऊपर डिफरेंट जो वर्चुअल मशीन काम कर रही है। उसके बाद मोनोलिथिक है, ये आप लोगों को सारा ऊपर मैंने बताया हुआ है, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है अब हमारे पास। अगर आपने वो ऊपर वाली नहीं देखी तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 34 मॉड्यूल के ऊपर, वर्चुअलाइजेशन ऑफ CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन ऑर्डर टू सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन प्रोसेसर सच एज x86 आर्किटेक्चर यूज अ स्पेशल मोड एंड इंस्ट्रक्शन नोन एज हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो है ये वाला प्रोसेसर सच है x86 है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहलाती है। तो जो x86 आर्किटेक्चर की इंस्ट्रक्शन है वो कहलाती है हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद है जी इन दिस वे द हाइपरविजर इज एबल टू ट्रैप द सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशंस। मॉडर्न प्रोसेसर अलाउ मल्टीपल प्रोसेसर टू रन साइमल्टेनियसली। कि जो हमारे पास मॉडर्न प्रोसेसर्स है वो हमें अलाउ करते हैं कि मल्टीपल जो हमारी प्रोसेसेस है उसको एट अ टाइम उसको हम रन कर सकते हैं। उसके बाद ये क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आपने रीड कर लेना है। सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नॉन प्रिविलेज्ड और नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस विच आर रन इन यूज़र मोड ऑफ प्रोसेसर। आप लोगों ने इसको भी याद रखना है एज अ डेफिनेशन। उसके बाद आज CPU वर्चुअलाइजेशन। CPU वर्चुअलाइजेशन इफ़ इट इज़ एबल टू रन द प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्चुअल मशीन in user mode and the hypervisor running in supervisor mode। उसके बाद memory virtualization। Traditionally the operating system perform the mapping of virtual memory to machine memory by using page table। Modern x86 CPU include the memory management unit। MMU stand for memory management unit, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद TLB translation leukocyte buffer to optimize virtual memory performance। उसके बाद सारा आपने रीड कर लेना है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी खास चीज़ नहीं है। उसके बाद है जी IO वर्चुअलाइजेशन, इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन। इट इज़ डन इन आइदर ऑफ द 3 वे फुल डिवाइस इमेलुएशन। तो जो ये इमेलुएशन है अब इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि नकल करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ की नकल बना के उसको रन करना। In software located in hypervisor, the hypervisor interacts with the real device, the virtual machine interact with the virtual device। देखें इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद पैरा वर्चुअलाइजेशन है, इसकी भी आपने रीडिंग करनी है। उसके बाद डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन अलाउ द वर्चुअल मशीन टू डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस।
ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवाइस है जो डायरेक्टली एक्सेस के लिए डायरेक्टली एक्सेस अलाउ करती है वर्चुअलाइजेशन के अंदर। तो ये डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास 37 मॉड्यूल है, वर्चुअल क्लस्टर। वर्चुअल क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्चुअल मशीन होस्ट ऑन अ फिजिकल क्लस्टर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि क्लस्टर क्या होता है, आप लोगों को याद होगा तो, लेकिन हम एक दफ़ा इसको फिर रीड कर लेते हैं। क्लस्टर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, हमारे जो क्लस्टर एक सर्वर होता है उसके अंदर पड़े होते हैं, तो वहाँ से डिफरेंट यूज़र एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जितनी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। यानी कि आम कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं क्लस्टर, और इसमें जो प्रोसेसिंग पावर है बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के मुकाबले में हम देखें अगर ग्रिड, तो वो इंटरनेट पर रिमोट जो कंप्यूटर हैं उनसे आपस से मिलकर बनती है। तो आपने रीड कर लेना इसको, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ। ये सारा आप लोगों ने रीड कर लेना है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सारा वर्चुअल क्लस्टर का ही टॉपिक कंटिन्यू है। उसके बाद हम चलते हैं जी रीज़न ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कि हमें ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम वर्चुअलाइजेशन जो है इसको यूज़ करें। तो इसका जो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, यानी कि हम जो डिफरेंट हमारे रिसोर्स हैं हम उनको सर्वर में रखते हैं और वहाँ से वो आगे डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट यूज़र को वो शेयर करवाते हैं। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ यूज़र ऑफ शेयर्ड रिसोर्स। थर्ड है हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ स्मॉलर रिसोर्स इनटू अ सिंगल बिट वर्चुअल रिसोर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डायनामिक रीलोकेशन प्रोविजनिंग ऑफ वर्चुअल रिसोर्स इज़ ईजियर देन फिजिकल रिसोर्स, यानी कि इसके अंदर जो है रिसोर्स इसके होते हैं वर्चुअल रिसोर्स ईजियर होते हैं देन फिजिकल रिसोर्स। उसके बाद है ईजियर मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल रिसोर्स डिवाइस मशीन्स। नेक्स्ट हमारे पास 36 जो लेक्चर मॉड्यूल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VM माइग्रेशन। अब सबसे पहले देखते हैं कि VM माइग्रेशन होता क्या है। यानी कि VM माइग्रेशन है, हमारे पास एक सर्वर है, डिफरेंट सर्वर फर्ज करें काम कर रहे हैं, एक के ऊपर लोड ज़्यादा हो, हम वहाँ से उसको उसके जो कुछ काम थे उसके करने वाले पेंडिंग वो किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देंगे, या फिर पहले के अगर रिसोर्स कुछ यानी कि उसके काम ज़्यादा है वो स्लो वर्किंग कर रहा है तो हम दूसरे पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारा कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके। सबसे पहले जी देखते हैं कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करवाते हैं। सबसे पहले सर्वर लोड बैलेंसिंग, यानी कि जो सर्वर होते हैं हमारे पास उनका लोड बैलेंस करने के लिए। उसके बाद सर्वर कंसोलिडेशन, यानी कि इसमें सर्वर के ऊपर अगर वर्चुअल मशीन काम कर रही हो या सर्वर के अंदर यूटिलाइज करवाना हो हमने, यानी एक सर्वर का जो लोड है दूसरे के ऊपर करवाना हो तो वो करवा सकते हैं, और जो पहला हमारा सर्वर होगा फिर हम उसको शट डाउन करवा देंगे। उसके बाद है रेमेडी फॉर फेल ओवर होस्ट एंड वर्चुअल मशीन। ऐसे ही हमारे पास कुछ सर्वर होते हैं जो कि काम करते करते ख़राब हो जाते हैं, या उनके दरमियान कोई और एरर आ जाता है, मसला हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं, फेल हो जाता है उनका जो वर्किंग का काम है, तो हम उसको किसी और पे शिफ्ट करवा देते हैं। यानी कि अगर एक हमारी होस्ट मशीन फेल हो गई है तो इसकी जगह हम दूसरी को जल्द अज जल्द माइग्रेट करवा सकते हैं। उसके बाद है रेमेडी फॉर रिसोर्स शॉर्टेज फॉर अ वर्चुअल मशीन। अगर एक मशीन में रिसोर्स कम है तो दूसरी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन कैन बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये स्टेट्स हैं कि वर्चुअल मशीन में हम किस तरह से माइग्रेट्स करवा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी हालत है जिसमें हम माइग्रेशन करवा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 इसके जो नाम है आपने याद रखने हैं MCQs के लिए भी और शॉर्ट में भी। सबसे पहला पावर्ड ऑफ, अगर हमारी एक सिस्टम की पावर ऑफ हो गई तो हम उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे पे भेज सकते हैं ताकि उसका काम वो दूसरा सिस्टम कर सके। उसके बाद है सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड से क्या मुराद है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारी पावर तो ऑन है सिस्टम की, लेकिन हमने इसे सस्पेंडेड हालत में रखा हुआ है, और इससे जो दूसरे के ऊपर रिसोर्स है वो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उसका जो वर्किंग का काम पेंडिंग था दूसरे पे ट्रांसफ़र करवा के उससे हम पूरा करवाएंगे। उसके बाद है तो नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे रिसोर्स ऑक्यूपाइड किए जाते हैं और उसे स्टिल हालत में रखा जाता है,
यानी कि हमने रिसोर्स को ऑक्यूपाइड करवाया, उसके बाद वो स्टिल हालत में वैसे के वैसे ही इसको रख लिया। उसके बाद है पावर ऑन। पावर ऑन है इसमें, लेकिन जो दूसरी एप्लीकेशन है वो रन कर रही है। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें हम वर्चुअलाइजेशन को माइग्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद है जी फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर वर्चुअलाइजेशन माइग्रेशन। सबसे पहले है कोल्ड माइग्रेशन। द VM हैज़ टू बी पावर्ड ऑफ बिफोर माइग्रेशन, यानी कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है उसको पावर ऑफ करवाना पड़ता है माइग्रेशन से पहले। उसके बाद है वार्म माइग्रेशन। इसमें क्या होता है जी, पार्शल ऑन पावर्ड, और जो इसकी हालत में ही मशीन होती है हमारी, यानी कि पार्शल पावर ऑन होती है इसकी अंदर। सस्पेंडेड VM माइग्रेशन। उसके बाद है लाइव माइग्रेशन फॉर पावर्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन मशीन विद ज़ीरो डाउन टाइम एंड फुल अवेलेबिलिटी। उसके बाद है जी वर्चुअल मशीन इज़ मेड ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट, VM स्टेट और वर्चुअल हार्ड डिस्क, द प्रोसेसर एंड रैम कंटेंट। ये हमारी VM स्टेट है, और जो हार्ड डिस्क है ये रेजिडिंग और नेटवर्क स्टोरेज और ऑन होस्ट हार्ड डिस्क। उसके बाद ये लाइव माइग्रेशन है, हमने ऊपर देखा, आपने इसको दोबारा पढ़ लेना है एक दफ़ा। उसके बाद फॉर लाइव माइग्रेशन, ये आगे सारा जो है रीडिंग कर लिए, ये इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सारा कुछ माइग्रेशन के बारे में ही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 37 मॉड्यूल नंबर डाटा सेंटर। इसमें क्या है, वर्चुअलाइजेशन फॉर डाटा सेंटर ऑटोमेशन। डाटा सेंटर इज़ a facility with networked computer and is used by business and other organization to process, stores and share large amount of data. Companies like Google, Yahoo, Amazon, Microsoft, IBM, HP, Apple, etc. have invested billions of dollars for constructing the data centers. यानी कि ये डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट लाखों की तादाद में जो डॉलर्स हैं वो इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं डाटा सेंटर को बनाने के लिए। उसके बाद ये सारा कुछ डाटा सेंटर के बारे में ही है। उसके बाद डाटा सेंटर ओनर हैज़ 3 मेजर कंसिडरेशंस। सबसे पहले एश्योरिंग परफॉर्मेंस एंड QoS। उसके बाद है इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सेविंग कॉस्ट। तो डाटा जो ओनर होता है डाटा सेंटर का, उसके ये 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं जिससे वो डाटा को कंस्ट्रक्ट करवाता है। उसके बाद है जी इन्हेंस्ड रिसोर्स एलोकेशंस में बी परफॉर्म्ड इन डाटा सेंटर्स टू एश्योर परफॉर्मेंस एंड QoS। बाकी सारा कुछ आपने रीड करना है। ये एग्जांपल इसको हम देखते हैं। अ वर्चुअल मशीन होस्ट ऑन अ सर्वर with 1.5 GHz multiply 4 cores and 16 GB of RAM is allocated. 1.5 GHz multiply 2 virtual CPUs, 4 GB VRAM, half of the processor and 1/4 of RAM. उसके बाद ये सारा एग्जाम्पल के रिलेटेड है, इसको आपने रीड कर लेना है। तो उसके लास्ट पे देखते हैं वर्चुअलाइजेशन can synchronize with cloud management system to dynamically provisions cloud servers and billing system. Hence virtualization is essential for cloud computing. ये सारा ऊपर जितना भी हमने रीड किया है, सारे लेक्चर देखा है वीक 2, इसका जो सारे का मतलब है वो ये है कि जो वर्चुअलाइजेशन है ये एसेंशियल पार्ट है किसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो यहाँ पे होगा हमारा वीक 2 कंप्लीट लेक्चर 37 तक। तो जो लेक्चर हमारा मॉड्यूल 38 है इसको हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम अपना वीक 3 स्टार्ट करेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे इसके जो CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।